कोई माँ यह नहीं चाहेगी कि जिस बच्चे को उन्होंने 9 माह अपनी कोख में रखा, उस बच्चे को वो अपनी आंखों के सामने दम तोड़ता हुआ दिखाई दे। साथ में ही न कोई पिता ऐसा चाहता होगा जिस बच्चे को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया हो, उसी बच्चों की चिता पर वो आग लगा दे। साथियों, हरीश राणा के साथ में जो हुआ है, भारत में जो पहली बार आर्टिकल 21 का प्रयोग करते हुए इच्छा मृत्यु का जो फैसला सुनाया गया है, हरीश राणा के परिवार की को लेकर जो संवेदनाएं हैं वो हम व्यक्त करते हैं। और साथ में ही क्या आखिरकार ये स्टोरी है हरीश राणा की, और जो खबरें आप बार बार सुनाई दे रही है आपको, कहीं ना कहीं अखबारों में आप जो खबरें पढ़ रहे हैं हरीश राणा की, आखिरकार ये इच्छा मृत्यु वाला फैसला कहाँ से प्रारंभ हुआ और क्या ये पूरी कहानी है, चलिए आज के इस सेशन में हम उसके बारे में बात करते हैं। हरीश राणा जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है और मात्र 13 साल की उम्र में ही वो कोमा में चले गए थे। उनकी उम्र जिस अभी हम ये जो उनकी मृत्यु को देख रहे हैं, उस वर्ष उम्र उनकी 31 और 32 वर्ष थी। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के वो रहने वाले थे और पंजाब यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग के छात्र थे। 2013 में चौथी मंजिल से गिरने के कारण उनके दिमाग पर बहुत गहरी चोट लग गई थी। वो चौथी मंजिल से गिर गए थे और गिरने के साथ में ही उनके मस्तिष्क में चोट आ गई। उसी समय से वो कोमा में है। वह 13 साल से कोमा में है, वेंटिलेटिव स्टेट में रहे हैं वो, और वो न तो बोल सकते हैं, न चल सकते हैं, न फिर सकते हैं, कुछ नहीं, बस उनके मस्तिष्क जीवित है और वो न तो मृत है न जीवित है। जो बीच वाली स्थिति है, उस स्थिति में आकर वो खड़े हो गए हैं। ऐसी जीवन जिसमें न वो हिल डुल सकते हैं, न कुछ अपना कार्य कर सकते हैं, पूरी तरह दूसरे पर निर्भर हो जाना, साथ में ही एक ऐसी जिंदगी जिससे वो आंख बंद करते हैं और खोलते हैं, उबासी लेते हैं और मुंह बंद करते हैं, उससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जो है वो जीवित है। 11 मार्च को एक अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 को यूज करते हुए सुनाया था, जो 11 मार्च को अनुमति दे दी गई थी कि किसी व्यक्ति को पहली बार इच्छा मृत्यु का प्रावधान दिया जाए। कोर्ट ने डॉक्टरों की, ऐसी नहीं है कि कोर्ट ने डायरेक्ट इच्छा मृत्यु पर उन्होंने फैसला सुना दिया था, उन्होंने एम्स के डॉक्टर को भी बुलाया, डॉक्टरों की एक मीटिंग भी की, साथ में ही डॉक्टरों से परामर्श लिया कि क्या इस बच्चे का कुछ हो सकता है। यूपी में जो फैसला उनके पिताजी ने जो दायर किया था, उसके बाद में भी कोर्ट ने 2 महीने तक डॉक्टर की सलाह परवेश की, 2 महीने का समय दिया, काफी दवाइयां भी फिर चालू हुई, लेकिन उसका कोई समाधान आखिरकार नहीं निकल पाया। तो अंततोगत्वा 11 मार्च का वो दिन था और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार भारत में इच्छा मृत्यु के लिए उनको जो फैसला है वो सुनाया है। देखिए साथियों, एक तो इच्छा मृत्यु होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। आखिरकार जो पैसिव इच्छा मृत्यु है, जिसे हम यूथेनेसिया कहते हैं, और आखिरकार ये क्या है, तो पैसिव यूथेनेसिया में व्यक्ति की जो जीने की, जिस पर वो जी रहा है, जैसे कि मान लीजिए नलियों के सहारे वो उनको कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है, उस नलियों को हटा देना, ऑक्सीजन मास्क लगाया है तो ऑक्सीजन को हटा देना, यानी कि एक सम्मान पूर्वक मृत्यु जो होती है वो देना, ना कि उनको जहर दे देना, ना कि उनको कोई ऐसी मेडिसिन दे देना जिनसे उनकी मृत्यु हो जाए। ऐसा कोई कार्य न करके उनको ऐसी मृत्यु दी जाए जिससे वो सम्मान पूर्वक मृत हो जाए। कोर्ट ने डॉक्टरों को उनकी लाइफ सपोर्ट यानी कि खाना पीना देने वाली मेडिकल ट्यूब आदि हटाने के लिए अनुमति दी और सम्मान पूर्वक मृत्यु देने का फैसला सुनाया। साथियों, पैसिव यूथेनेसिया क्या होती है इसके बारे में मैं बताता हूं आपको। को मरीज को मारने के लिए दवा नहीं दी जाती है, ये एक्टिव यूथेनेसिया हो जाएगा, बल्कि लाइफ सपोर्ट या आर्टिफिशियल ट्रीटमेंट जो होता है उसको हटा दिया जाता है, और जो प्राकृतिक मृत्यु होती है उस तरीके से ऐसा लगता है कि ये प्राकृतिक मृत्यु होती है। अब भारत में एक्टिव यूथेनेसिया जो है उसको बिल्कुल बैन कर रखा है, वो बिल्कुल अवैध है। इससे क्या होता है कि इंजेक्शन दे दिया जाता है या कुछ मेडिसिन ऐसी दे दी जाती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। उसके साथ में ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हरीश राणा को एम्स दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था, और जो वीडियो आप देख रहे थे ब्रह्मा कुमारी के, उसमें लग रहा था कि ये जैसे कि देखिए हाथ लगाया हुआ है उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि सम्मानपूर्वक आप शांति से अपना सांस लीजिए और शांति से मृत्यु हो जाए इनकी। वहां डॉक्टरों ने पैलिएटिव केयर के साथ धीरे धीरे लाइफ सपोर्ट हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसलिए केस भारत में इच्छा मृत्यु का पहला व्यवहारिक यानी कि एक्चुअल केस माना जाता है। अशोक राणा जो इनके हरीश राणा के पिताजी हैं, उन्होंने कहा यह फैसला उनके परिवार के लिए बेहद कठिन था, क्योंकि ये अपना दिल्ली का जो घर था वो बेच चुके थे, सारे गहने बेच चुके थे, सारे पैसे जो थे वो बेच, सब कुछ खत्म हो चुका था, और उनको लगता था कि वो खुद अब वृद्ध है तो अब इसकी सेवा और कौन करेगा। तो उन्होंने कहा कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए ऐसा फैसला नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन
मजबूरी में उन्हें अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। उन्होंने काफी समय तक, आप देखिए कि लगभग 20 सालों तक उन्होंने उसकी सेवा की। एक आस होती है, जब भी वो कभी मुंह खोलते थे, कभी वो अपनी आंख मींचते थे, तो ऐसा लगता था कि कोई चमत्कार हो जाए और जो उनका बेटा है वो वापस उठ जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि वह और उनकी पत्नी पिछले 13 सालों से अपने बेटे की देखभाल कर रहे थे। इस दौरान परिवार ने इलाज के लिए अपनी संपत्ति तक बेच दी, लेकिन हरीश की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। अशोक राणा ने अदालत, डॉक्टरों और वकीलों का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब उनके बेटे को पीड़ा से मुक्ति मिल जाए। भाई, हम भी अगर किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो बहुत कष्ट में है, बहुत पीड़ा में है, तो हमें भी लगता है कि यार इसकी मृत्यु हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो वही इनके माता पिता भी थे, इतने दुख देखने के बाद उनको लगता था कि यार ये नरक जैसी जो जिंदगी है, उससे अच्छा तो मेरा बेटा कहीं मृत्यु पा ले तो ज्यादा अच्छा है। वहीं जो निर्मला राणा है, जो अशोक राणा की पत्नी और हरीश राणा की जो माँ है, उन्होंने कहा कि बेहद ये घटना जो है बेहद भावुक है। उन्होंने बताया कि पिछले कई सालों से वो अपने बेटे की हर रोज मालिश करती थी, क्योंकि देखिए अगर एक ही जैसा व्यक्ति सोया रहता है तो उसके पीछे की ओर छाले हो जाते हैं। तो वो हमेशा सेवा करती थी, हमेशा पलटाती थी उन्हें। उसे बताया कि वह कहती है कि कई बार उन्हें लगता था कि शायद हरीश उनकी बातें सुन रहा है। जब भाई एक माँ होती है और उसकी ममत्व और उसकी ममता, तो हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार की होगी। उनका बेटा, जिसको 13 साल की उम्र से फिर 13 साल तक उन्होंने 31-32 साल तक हुए थे, तो लगभग 20 सालों तक उन्होंने पालन पोषण उनका किया। जब कभी वह उबासी लेता या आंखों का आसपास हल्की हरकत होती, तो उन्हें लगता था कि बेटा जिंदा है और उनकी आवाज सुन रहा है। एक माँ के लिए यह फैसला कितना कठिन होता है, यह उनके चेहरे की खामोशी और आंखों के आंसुओं साफ झलकता है। मैं माँ पर क्या गुजरी होगी, ये हम समझ सकते हैं। और जो एक पिता था, उनके सामने उनके बेटे की मृत्यु हो जाना, इसका दुख कितना बड़ा होगा ये हम समझ सकते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि आखिरकार ये इच्छा मृत्यु वाला जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये फैसले की शुरुआत कब हुई और ऐसा क्या हुआ भारत में कि इच्छा मृत्यु को लेकर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा और ये बात सामने आई। चलिए साथियों, देखते हैं 1973 में ये घटना है अरुणा शानबाग। आपने काफी नाम ये सुना होगा कि शानबाग की ये घटना है, अरुणा शानबाग। अब शानबाग एक दूसरा भी है, लेकिन ये अरुणा शानबाग की घटना है। वो मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल यानी कि KEM हॉस्पिटल में नर्स थी। उनके एक वार्ड बॉय था वहां पर, उसने एक हमला किया, यानी कि एक सेक्सुअल हमला किया था। वो उनका रेप करना चाहता था, या हो सकता है रेप हुआ भी हो, लेकिन वो तो उनको सजा भी हुई 7 साल की। और बड़ी दुखद की बात है कि उनको सजा इस मायने में हुई कि छीना झपटी को लेकर उनके दोष जो है वो सिद्ध हुए, जिससे काफी आक्रोश भी फैला, काफी नाराजगी भी, जुडिशरी पे काफी सवाल भी उठे और काफी नाराजगी भी आई। तो 1973 में एक वार्ड बॉय ने उन पर हमला किया, जिससे कुत्ते की जो चेन होती है उससे गला दबा दिया था उनका, जिससे यहाँ की जो नसें होती है वो ब्लॉक हो गई और मस्तिष्क तक सारी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाई, जिससे वो कोमा में चले गए। उनके ऐसे दिमाग में ऑक्सीजन नहीं मिली और वह परमानेंट जो वेंटिलेटिव स्टेट है, कोमा जैसी हालत में चली गई। वे लगभग 42 साल तक बिस्तर पर रही थी। ठीक है, काफी लंबे समय तक बाहर रही थी। लेकिन 2009 में एक पत्रकार थी, पिंकी वेरानी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचना दायर की थी। उन्होंने कहा था कि अरुणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। लेकिन 2011 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने फैसला दिया कि एक्टिव ऑथेंसिया जो है, इंजेक्शन देकर मृत्यु देना, यह पूर्ण तरह अवैध है। और जो पैसिव ऑथेंसिया है, लाइफ सपोर्ट हटाना, कुछ शर्तों के साथ अनुमति, यानी कि मरीज को मारने की दवा नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर हालत बिल्कुल ठीक होने की उम्मीद ना हो तो लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। लेकिन ये फैसला बहुत बाद में आया, ध्यान रखिएगा। ये जो फैसला आया उससे उनकी मृत्यु, इच्छा मृत्यु पर तो स्टे लगी गया था, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल मना कर दिया था। हालांकि उस समय अरुणा शानबाग के लिए अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि KEM अस्पताल का स्टाफ ने भी उनकी देखभाल जारी करने की इच्छा जताई थी। और साथ में ही जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी अपना फैसला था वो कहा था कि इस प्रकार की हम यहाँ पे नहीं दे सकते। लेकिन इसी के कारण इच्छा मृत्यु पर फिर विचार विमर्श हुआ। इस केस से भारत में पहली बार इच्छा मृत्यु के लिए कानूनी दिशा निर्देश बने। बाद में 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला दिया और लिविंग विल, यानी पहले से लिखी इच्छा की लाइफ सपोर्ट हटाया जा सकता है। कि ऐसा नहीं है कि जो जीवन लिखा हुआ है उसी पर व्यक्ति को जीवित रहना है, हो सकता है कि वो हटाया भी जा सके, अगर वो काफी ज्यादा पीड़ा में है और कोई रास्ता नहीं निकलता है तो को वैध माना। अरुणा लगभग 42 साल तक बिस्तर पर रही। देखिए, कोई छोटा मोटा समय नहीं है। जिसने ये काम किया था वो 7 साल में पुनः वापस निकल गया था, जेल से भी निकल गया था। लेकिन ये 42 साल तक जो है वेंटिलेटर पर रही, ना कुछ बोल सकी, ना कुछ, ना वो जीवित थी ना मृत थी, वो बीच में रह गई थी। और मतलब बहुत भयानक स्थिति हो गई थी। उनकी देखभाल मुंबई के किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल KEM के नर्सों और स्टाफ ने की। और इतिहास में पहली बार चिकित्सा विभाग में इतनी बड़ी सेवा करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम दर्ज है। आखिरकार 18 मई 2015 को उनकी जो स्वतः मृत्यु, स्वाभाविक मृत्यु होती है, वो मृत्यु हो गई, क्योंकि उनको नमोनिया हो गया था लास्ट टाइम पर और उससे उनकी हालत काफी ज्यादा बिगड़ गई और उससे उनकी मृत्यु हो गई। तो साथियों, ये था हरीश राणा को जो इच्छा मृत्यु का
फैसला सुनाया था उसका इतिहास और आज की जो ये घटना हम आज के अखबारों में पढ़ रहे हैं, आजकल के अखबारों में, उसकी सारी चर्चा। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। हरीश राणा को हम पूरे परिवार की ओर से, शिमालेश्वर परिवार की ओर से, पूरी यूट्यूब फैमिली की ओर से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। और साथ में ही आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपनी संवेदनाएं कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।